गो एंड कैचिंग ए फॉलिंग स्टार नाम की जो पोइम है वो जॉन डन ने लिखी है। जब ये पोइम लिखी गई तो इसका कोई भी टाइटल नहीं। आम तौर पे क्या होता है, जब कोई ऐसी पोइम होती है जिसका टाइटल शुरुआत में नहीं दिया हुआ होता है तो उसकी जो पहली लाइन होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम टाइटल मान लेते हैं। तो जॉन डन जो थे एक मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल यानी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड, यानी संसार की जितनी भी मतलब चीज़ें हैं उन सभी से दूर होना एक फिजिकल वर्ड कहलाता है, मेटाफिजिकल पोइम कहलाती है। ठीक है ना। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। चलिए उनकी पोइम को लाइन बाय लाइन हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पोइट होते हैं इसके अंदर 7 टास्क देते हैं और वो 7 के 7 टास्क ऐसे होते हैं जो कि पूरे इम्पॉसिबल होते हैं। तो इसका पहला टास्क जो है वो ये है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, यानी जो एक गिरता हुआ तारा होता है उसको पकड़ के दिखाना होता है, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है। तो ये टास्क भी इम्पॉसिबल होता है। इसका दूसरा टास्क जो होता है वो ये है, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक रूट क्या होता है, एक ऐसी रूट होती है जो दिखने में इंसान की तरह होती है। तो पोइट इसके अंदर कहता है कि जाइए आप एक रूट से बच्चे पैदा करके दिखाइए, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल होता है क्योंकि रूट कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तीसरे टास्क के बारे में बात करें, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, यानी जितनी भी पुरानी सालें आपकी बीती हैं, मान लो आप 40 साल के हैं तो पीछे के 40 साल के बारे में आपको बताना होगा कि भाई क्या किया क्या नहीं किया, उनके बारे में हर एक रिकॉर्ड आपको देना होगा, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है। अगला टास्क जो वो ये है, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। क्लेफ्ट का मतलब होता है चीरना, डेविल होता है राक्षस या दानव, फुट यानी पैर, यानी वह कौन है जिसने दानव के पैर चीरे, यानी जो राक्षस होता है उसके पैर पशु के खुर के जैसे होते हैं, यानी बीच में उसके चीरने के जैसा निशान होता है। तो उसके बारे में पोइट पूछना चाहता है कि भाई आप बताइए कि डेविल के पैर किसने चीरे। ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आगे है, टीच मी हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड्स होता है जलपरियाँ। कहता है कि जलपरियों का जो गाना होता है वो आप मुझे सुनाइए, यानी उस आदमी को लेके आइए जो मुझे जलपरियों का गाना सुना सकता है। ये इम्पॉसिबल है और ये इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये प्राचीन मान्यता है कि जो जलपरियों का गाना सुनता है वह मर जाता है। जब जलपरी का गाना सुनने वाला ही मर गया, ठीक है ना, तो वह आगे मतलब किसको सुनाएगा। तो पोइट को और वो गाना कौन सुना सकता है जब गाना सुनने वाले सारे मर ही चुके हैं। आगे है, और टू कीप ऑफ अनवेज स्टिकिंग एंड फाइंड वाट फाइंड सर्व एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड। इसका जो नेक्स्ट इसका जो टास्क है 6 नंबर का वो ये है कि भाई आप कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाइए, ऐसे इंसान को लेके आइए जो किसी से चिढ़ता न हो, जलता न हो, उसको जेल्स फील ना हो। ये ह्यूमन टेंडेंसी, मानव प्रवृत्ति है कि हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर के चिढ़ता है, चाहे बात कोई भी हो, रीजन कुछ भी हो। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है ये भी। एंड फाइंड वाट माइंड सर्व्स टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड। इसके अंदर पोइट जो है वो ये कहना चाहता है कि किसी ऐसे को लेके आइए, ऐसा काम मेरे को बताइए जिसके अंदर ईमानदारी से एकदम अव्वल दर्जे की कामयाबी की सीढ़ी हम चढ़ सके, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ जा सके, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ जा सके। आज के समय के अंदर क्या होता है कि ईमानदारी से ऐसा नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू द पोइट। एंड मक्कारी अगर बेईमानी, चालाकी, चापलूसी आपके अंदर है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर 7 टास्क पोइट देता है और वो सारे के सारे टास्क क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मेन पहला टास्क होता है कि भाई ऐसे तारे को पकड़ के लाइए जो टूटता हुआ हो, जो कि इम्पॉसिबल है। अगला है मैंड्रेक रूट से बच्चे पैदा करके दिखाना। तीसरा है पास्ट के ईयर्स के बारे में बताना। चौथा है भाई डेविल के पैर किसने चीरे उसके बारे में बताना। अगला है जलपरियों का गाना जिसने सुना है उसको लेके आना। और वन कीप हु अनवेज टिकिंग, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी से भी नहीं चिढ़ता हो। और लास्ट ये है कि भाई ईमानदारी से हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है, देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर पोइट जो हो कहना चाहता है, इफ़ दो बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट थिंग्स इनविजिबल टू सी राइट 10,000 डे एंड नाइट्स। इनके बारे में देखेंगे। कहता है कि यदि आप स्ट्रेंज चीज़ों को देखना चाहते हैं, कुछ अजीब सी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आओ, ठीक है ना, और उनको देखो, यहाँ से जाओ और मेरे जो 10,000 डेज एंड नाइट लेके जाओ, यानी मेरे जो घोड़े हैं उनको लेके जाओ और 10,000 दिन और 10,000 रात तक आप घूमो फिरो। टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, और आप उस घोड़े के ऊपर 10,000 दिन और 10,000 रात तक घूमो, ठीक है ना, और तब तक घूमो जब तक आपके अंदर बुढ़ापा नहीं आ जाए, यानी आपके वाइट बाल हो जाएं तब तक। दो वैन दो रिटर्निस्ट विल्ट टेल मी, और जब आप वहाँ से लौटोगे तब आप मेरे को बताओगे ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट
बी फील दी, और उन सभी अजीब चीज़ों के बारे में आप मेरे को बताओगे एंड स्वेयर, और पूरी तरह से कसम खाकर बोलोगे नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, कि आपको इन 10,000 दिन और रात के अंदर कोई भी एक ऐसी महिला या औरत नहीं मिली जो खूबसूरत तो है परंतु साथ में ईमानदार या वफादार है ना। यहाँ पर पोइट का कहने का मतलब है कि वफादारी और सुंदरता एक साथ नहीं मिल सकती। इसके अंदर पोइट डायरेक्टली कहना चाहता है उस आदमी से कि भाई आप कुछ अजीब चीज़ें यदि ढूंढने के शौकीन है तो आइए घोड़े को लेके जाइए, 10,000 दिन और रात तक लेके जाइए और ऐसी औरत को ढूंढ के दिखाओ जो सुंदर हो और साथ के अंदर ईमानदार हो, वफादार हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। तीसरे स्टैंजास के अंदर पोइट कहता है इफ दो फाइनेस्ट वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट। कहता है कि यदि आपको कोई ऐसा मिलता है, यदि आपको कोई ऐसी औरत मिलती है जो ईमानदार है, सुंदर है, दोनों क्वालिटी उसके अंदर है, तो कृपया मुझे बताना सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, और ये आपके लिए एक तीर्थ यात्रा की तरह है। यहाँ पर ये जो पिलग्रिमेज है तीर्थ यात्रा की तरह है। ठीक है ना। इसका वर्णन ये किया गया है। यू डू नॉट आई वुड नॉट गो, और आप मुझे ये बात बताओगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको देखने भी नहीं जाऊँगा, भले ही दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, भले ही वह मेरे दरवाजे के पास ही क्यों न रहती हो, यानी उसका घर मेरे घर के पास ही क्यों न हो या मेरे पड़ोस में ही क्यों न रहती हो, परंतु फिर भी मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा, मिलने नहीं जाऊँगा कि भाई आपने जो औरत बताई है वो ये है। दो सी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, हो सकता है, अब पोइट कहता है कि हो सकता है वो अपने आप में सच्ची हो, ईमानदार हो, ठीक है ना, यानी वफादार हो, डायरेक्टली कह सकते हैं वो वफादार हो, जब आप उससे मिले तो वो वफादार हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और आखिर में जब आपने उसे देखा और पता लगाया कि भाई ये वो लड़की है जो ईमानदार है और सुंदर है, और उस चीज़ के बारे में आप मुझे बताओगे या लेटर्स लिखोगे, ठीक है ना, तब तक वह क्या हो जाएगी, येट सी विल बी, और वह हो जाएगी फॉल्स इरा आई कम 2 और 3। कहता है कि तब तक वह पूरी तरह से बेवफा हो जाएगी, वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो वफा उसके अंदर नहीं रहेगी। इस पूरे स्टेंजर्स का मतलब एक बार डायरेक्टली देख लेते हैं। जैसा कि पोइट उसको टास्क देता है कि भाई आप घोड़े लेके जाओ, यदि स्ट्रेंज चीज़ें देखने के शौकीन हो तो ऐसी औरत ढूंढ के दिखाओ जो सुंदर हो और वफादार हो। इस पैराग्राफ में बोलता है कि भाई आप क्या करो, यदि आपको वो लड़की मिल गई है तो उसको मेरे बारे में उसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है ना, और अगर ऐसा है तो ये आपके लिए तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, पूरी तरह से तीर्थ यात्रा साबित होगी, क्योंकि आज के समय में ऐसा इम्पॉसिबल है। यू डू नॉट आई वुड नॉट गो, और मैं उसके पास जाऊंगा भी नहीं, भले ही मेरे पड़ोस में ही क्यों न रहती हो। और एक सच्चाई पॉइंट ये भी कहना चाहता है, जब आप उससे मिले तो हो सकता है वह ईमानदार और वफादार हो, लेकिन जब आप मुझे बताएंगे या लेटर से बताएंगे तब वह पूरी तरह से बेवफा हो जाएगी। ये पोइट का कहना था। ये जो पोइट की जॉन डन की पोइम थी, ये उसकी शादी होने से पहले की यंग एज की पोइम थी भाई, ठीक है ना। तब जब वह यंग था तब उनकी ये लेखनी थी, उनकी पोइम थी। जब वो शादी कर लेते हैं तो उनका पोइम का टेस्ट बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है, और वह एक लीडिंग पोइट थे भाई, किसके, मेटाफिजिकल ग्रुप के, ठीक है ना। तो ये जॉन डन की पोइट थी। आशा और उम्मीद है आपको अच्छे से अच्छे लाइन बाय लाइन समझ में आएगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, चाहे एचपीएससी हो, चाहे नेट हो, हर एग्जाम में आपके ये काम आने वाली चीज़ है। यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।